यहाँ जाओ, नहीं यहाँ आ जाओ। फिर एक काम करो ना, तुम इधर आएगा, तुम बीच में आ रहे ना। ऐसे रहते हो। अरे ये संभल के, अरे पूरा आगे हो गया यार, पूरा बीच में आ जा रहे हैं। अरे भैया, अरे कोई दिख रहा नहीं बीच में। अरे पीछे मोबाइल वाले, इसके ऊपर खट रहा, कोई फायदा नहीं होगा। पीछे करो। अरे रे 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 रे, अरे नहीं उनको चले जाएंगे, बिला हो जाते। जैसा अच्छा हो रहा हूँ। अरे ये फोटोग्राफर पीछे करोगे, पीछे करोगे, आगे चलो भैया, फोटोग्राफर धरो बोलो कैमरा थोड़ा। क्या करेंगे भैया, ये देखो ना अड़चन कितनी है। नीचे करो, अभी नीचे करो, नीचे करो। वंडर कंस्ट्रक्शंस की जानिब से जनाब अब्दुल सत्तार साहब का और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का यहाँ इस्तकबाल किया जा रहा है। वंडर कंस्ट्रक्शन की जानिब से मैं श्री बाइस से शहरियाने औरंगाबाद की जानिब से मिनिस्टर जनाब अब्दुल सत्तार साहब का यहाँ इस्तकबाल किया जा रहा है। मेरी सबसे गुजारिश है कि मैं बाद में सबका सत्कार लूँगा, सबका हार लूँगा, सबका स्वागत लूँगा, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि इतने तमाम हाफिज आलिम कुछ लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, इसलिए इंडिविजुअल सत्कार कोई भी ना करे, इतनी आपसे गुजारिश है, इतना आखिरी कर दो। सिडको के मुख्य अभियंता श्री बाइस से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। श्री बाइस हज हाउस इमारत के बांधकाम के बारे में तफसील देंगे। सदर प्रकल्प हा आपला 2 एकर जागेवर प्रस्तावित असून बांधकामाचे क्षेत्रफळ हे 10,214 चौरस मीटर असून संपूर्ण इमारत ही 3 भागात विकसित करण्यात आलेली आहे। प्रथम भागात आपण वाहनतळ, दुसऱ्या भागात प्रशासकीय विभाग व तिसऱ्या विभागात हाजी निवासस्थानांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। इमारतीत तळमजल्या व पहिल्या मजल्यावर 450 व्यक्तीकरता अद्ययावत सभागृह आहे, जिथे आपण सध्या बसलेलो आहे। तसेच त्याचप्रमाणे प्रार्थनागृह, हज यात्रेत जाणाऱ्या नागरिकांसाठी 24 डॉर्मेटरीज, कौटुंबिक रूम, फॅमिली रूम 16 व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी 5 रूमचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे। आणि हे सर्व पूर्ण म्हणजे हजीसाठी पूर्ण जे सुविधा लागतात त्या पूर्ण विचार करून आपण हे नियोजन केलेलं आहे। जनाब अब्दुल सत्तार साहब, स्टेज पर मौजूद विधानसभा के पूर्वाध्यक्ष हरिभा बागड़े साहब, MLAs प्रदीप भाई, राजपूत भाई, वक्फ बोर्ड के
चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, संजय केनेकर साहब, मौलाना नसीम साहब, सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा। ये हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं। इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है। मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सड़कों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है और जो लोग काम करते हैं वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जिसके अंदर GSA अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी, यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी। यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीपू और उनका ग्रुप, टिल्लू और उनका ग्रुप जो है, वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे आपका नाम यहाँ पर जरूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आमखास मैदान है और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूं कि काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर हो सकती है। अगर आपने आमखास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वहां पर एक अच्छा सा भव्य सा स्टेडियम आना चाहिए करके। अभी वजाहत मिर्जा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है, ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है, अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हजारों एकड़ जमीन होने के बावजूद भी हमारा खुद का अपना दफ्तर नहीं है। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर सत्तार भाई ने दिल पे ले लिए तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर, मैं ये कहता हूं कि सत्तार भाई आप आज दे डालो, हम कल शिफ्ट कर डालेंगे वहां पे लखनऊ में। बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहाँ से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं तो सारे रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं। मुंबई में रहना, मुंबई में जो सहूलतें मिलनी चाहिए, तो हमने ये सुझाव दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से मुकम्मल एयरपोर्ट है, जहां से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहाँ से लेंगे करके, फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को ये भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स उमरा को जाने वाले, वो मुंबई से तो जाए ही जाए, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहाँ से शुरू हो जाती है तो आप सोचिएगा कि इस शहर का डेवलपमेंट कितना होगा करके। और ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का काम और जारी है, वहां पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे आराम से
डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं, तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ सत्तार भाई कि मंत्री तो बहुत देखे, आपकी बात कुछ निराली है, और जो डट के आप जो काम करते हैं वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ हूं, ये भी बता देता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। बहुत शुक्रिया। मैं आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब से दरखास्त करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ आए। उदय सिंह राजपूत जी ने जो शेर कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये एक इमेज अब्दुल सत्तार साहब की है। आज के हज हाउस की आपको जो अपनी तकरीर में, अपने स्पीच में अपने अच्छे मेरे बारे में जो अच्छा कहा, इसलिए मैं इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टी अलग अलग है, हमारा दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का दिल एक है। हरिबोल नाना बागड़े साहब ने सही बताया कि आपने देखा कि वंदे मातरम को 40 साल हो गए, तो 40 साल में उन्होंने सबर माना। यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच का मैंने नहीं बताया, हरिबोल बागड़े साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन जो शुरुआत की थी, जो उदानी मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए। लेकिन वो 40 साल सब्र मारने के लिए भी यहाँ दिल लगता है, और वो तुम्हारे दिल को मैं सलाम करता हूँ। हमारा 40 दिन लेट हो गए तो लोग बोल रहे देखो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, मैंने कुछ नहीं हो, जरा आराम से लो। वजाहत मिर्जा साहब एक अच्छे टैलेंट ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, एक होशियार, अच्छी तरह से मैं आज देख रहा हूँ कि जो हमारा वर्क बोर्ड का ऑफिस काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके वो सदर है, हमारे एमएलसी भी है, आमदार भी है, प्रदीप जी जायसवाल जो हमारे दोस्त है, यहाँ के एमपी रह चुके, अभी एमएलए हैं, महापौर, कितने पद लिए ये शहर का चप्पा चप्पा उनको भी मालूम है। उदय सिंह जी राजपूत साहब ने शुभेच्छा दी, भरत सिंह राजपूत, संजय जी केनेकर मेरे गांव के है, इसलिए घर की मुर्गी दाल बरोबर। यहाँ के लोगों को लगता है कि संजय को पूरा चांस देना चाहिए था, तो मैंने उनका चांस लिया। गांव एक है, काम एक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उतना तो हक भी रहता है। हमारे यहाँ आसिफ खान साहब जो सदर है, नसीम खान साहब, मौलाना नसीम साहब, जिन्होंने अभी तक जब भी जितने भी हज के जो अरकान हमारे पूरे करना पड़ते हैं, जो भी चीजें, वो उसके लिए बहुत काफी मेहनत करते हैं। तब से आज तक मैं उनको बहुत नजदीक से देखा हूँ। हमारे उप सचिव है मोइन जी, तहसीलदार डॉक्टर गोयल जी, और इम्तियाज काजी जी, लोखंडे साहब, शकील काजी जी, इरफान साहब, सलीम बागवान, नसीम आबाजी, हाफिज जाकिर साहब, सभी दोस्त साथी, यहाँ बैठे तमाम हाफिज आलिम जो हर अलग अलग मस्जिद से जिम्मेदार आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से कोई जिम्मेदार आए, मैं उनका सबका, और मामू भी है, मामू देखिए मेरे सामने मामू, तो मामू एक अलग है हमारा। सही बोल रहे तो वजहपुर से भी काफी लोग आए, अखिल सेठ होंगे और उनके पूरे साथी होंगे, बहुत लोग हैं यहाँ। सबका नाम अगर लेने में अगर भूल गया तो बाद में वो मुझे, उनका नाम नहीं होगा सिल्लोड की यादी में, लेकिन मोबाइल से बोल सकते कैसे तुम्हारे आमदार ने मेरा नाम भी नहीं लिया। ऐसी सारी चीजें बहुत है, बोलने के लिए इतना है कि मैं कितना भी बताया, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ जरूर मिली है, वो मालूमात जो यहाँ होना चाहिए। तो प्रदीप जी, हम इतनी सी छोटी सी जगहों में एजुकेशन क्यों देंगे? हमारे पास वक्फ बोर्ड की नारेगांव में 40 एकड़ जमीन है, मैं वहाँ केजी से लेकर तो पीजी तक स्कूल का है। जो केजी का बच्चा है ना, और पीजी से वो बिल्कुल डिग्री लेके बाहर निकलेगा। 40 एकड़ जमीन है, नहीं 40 एकड़ का एक ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया हूँ, 70 एकड़ में मेरा नाम 70 है, लोग बोलेंगे ये कोई तो भी चला लेगा।
आपने देखा होगा कि कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा लेबर कॉलोनी था। लेबर कॉलोनी में 1 नंबर का बंगले के ऊपर मैं वहां रहता था बहुत जमाने पहले। तो लोगों ने बोले ये तो 1 नंबर का उनका है, सुनील चौहान कलेक्टर है, ये रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये सारी जमीन पचा लेंगे। आज देखो हमने वो जमीन खाली की, ठीक है, वहां जो पोर्ट भाड़े करो से पोर्ट भाड़े करो, और बाकी काम भी क्या क्या चलते थे इंचार्ज जलील साहब को और प्रदीप जी को सबको मालूम है वहाँ, लेकिन वो बंद कर दिए। आज एक अच्छा ऑफिस बनेगा, और मैं आज और एक ऐलान, एक घोषणा करने वाला हूँ कि और क्या बनेगा वहाँ। तो वहाँ जो बनेगा, वहाँ बनेगा माइनॉरिटी का कमिश्नरेट, जो पूरे स्टेट का कंट्रोल रहेगा। IAS ऑफिसर से लेके सबको ऑफिसर हमारे बैठेंगे। एक पूरे मसले पे माइनॉरिटी कमिश्नर जैसा रहता है, वैसा हमारा माइनॉरिटी का कमिश्नर, जैसा हमारा कमिश्नर है वो विभाग का है, पर ये स्टेट करेगा। वहां से 3 कंट्रोल होंगे। एक होगा वक्फ बोर्ड का कंट्रोल, दूसरा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा, और तीसरा जो है हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, ताकि तीनों अगर एक हो गए और G+5 या G+6 अपन वहां आराम से बना सकते। तुम्हारा ऑफिस में वहीं बनूंगा, अभी तो 15 दिन में वहां शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर जा रहा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। मेरा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसके लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। 16 तारीख को आऊंगा। 20 तारीख के दिन आचार संहिता अगर नहीं लगी, आज तक नहीं लगेंगे ऐसा लगता है, लेकिन लग गई तो फिर आचार संहिता के बाद नहीं तो कुलब तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको उसके अंदर आपके हाथ में चाबी भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे, सरकार है। और ये काम अगले पर वहां वो बहुत दिन में रहेगा, वहां उनका सब डिवीजन ऑफिसर रहेगा, लेकिन मेन जो रहेगा वो एक ही बिल्डिंग में अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर रहा। जो पहले 30 करोड़ रुपए हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के थे, अब वो 30 करोड़ से 500 करोड़ रुपए करें। 500 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, अगर बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में जाता है उसके लिए 5 लाख थे, वो 5 लाख को मैंने 20 लाख किया कि उसको 20 लाख रुपए देना चाहिए। जो हमारे पीजी करते हैं बच्चे, दुनिया के 200 कॉलेजेस है, वहां एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बच्चों को अगर पढ़ना है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होनहार है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, माली हालत नहीं है, ऐसे लोगों को अब आने वाले साल से 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। और बाकी समाज के जैसा हिंदू भाई का, आदिवासी भाई का, मागासवर्गीय भाई का बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के आता है, तो हमारे महाराष्ट्र में से हमारा मुस्लिम समाज का जो भी वो 200 कॉलेज की कैटेगरी में बैठने वाला होना, उस कैटेगरी के बच्चे को जाने का महाराष्ट्र सरकार का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। राज्य में अभी देखे आपने कि पूरे जो पहले हमारे पास हम 2 लाख रुपए देते थे मदरसे को, स्कूल को 2 लाख रुपए, वो 2 लाख के भी अब आने वाले 15 दिन के बाद में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे सारे स्कूलों को। हमको कोई मदरसे का अतिक्रमण नहीं करना है, तो लोग बोलेंगे मदरसे को दे रहे, इसके ऊपर भी सरकार कुछ, तो बिल्कुल नहीं। जिसका है उनको ही रहना, अच्छा रहना, सच्चा रहना, लेकिन दीनी तालीम के साथ उसको दुनियाई तालीम भी आना बहुत जरूरी है। और दुनियाई तालीम इसलिए बता रहा हूं, दीनी तालीम तो हमारा हक है, वो हमारे यहाँ है, उसके अंदर कोई अल्लाह ताला के बीच में, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन कुछ दुनियाई तालीम ऐसी है कि वो पढ़ने के सिवा वो भाषा, वो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है यहाँ की, लेकिन दुनिया की जो भाषा है वो इंग्लिश है, वो एजुकेशन आना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जो थोड़े थोड़े काम है, बहुत बड़े काम नहीं है, छोटे काम है, ये सारे काम जो करने के लिए जो लगता है हमको, वो सारी चीजें दी जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं। मैं नागपुर गया था।